हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी और रेडिएशन के बाद पेशेंट्स को अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड डिस्पेजिया एक्सपर्ट डॉक्टर हितेश गुप्ता पेशेंट्स की उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताएंगे जो कि ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट खत्म होने पर आती हैं। Hello, Dr. Hitesh. Welcome to Happiness After Cancer. हेलो निधि, थैंक यू मुझे ये गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक जो आपका थॉट थॉट प्रोसेस है, इट्स वेरी नाइस। एंड बहुत लोग हैं जिनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और जब हम देख रहे हैं कि लास्ट 5-6 सालों में कैंसर जो है बढ़ता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही हैं इलाज के दौरान, इलाज के बाद, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसके ऊपर हम बात करें और कुछ भी हम ऐसा करें जिससे लोगों को एक डायरेक्शन मिले, एक मदद हो। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आपका थॉट प्रोसेस है। सो थैंक यू फॉर दैट। ओके डॉक्टर हितेश, जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जी। फिजिकल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी दोनों ही हेड एंड नेक कैंसर्स के ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद में भी सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है। तो आप ये जी। बताएं कि जब पेशेंट स्टार्ट करता है अपनी ट्रीटमेंट की जर्नी तो वो कहाँ से शुरू करे। अ, देखिए, अगर शुरुआत की हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो शुरुआत होनी चाहिए वो इलाज से पहले ही हो जानी चाहिए। अब हमको पता है अगर किसी चीज में कि भाई इस प्रोसेस के बाद हमको ये दिक्कत आने वाली है, तो बेहतर है कि हम इलाज से पहले ही पेशेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दें। इंडिया से बाहर भी ये वाली प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है कि इलाज से पहले ही मरीजों की काउंसलिंग करना कि ये दिक्कत आपको आ सकती है, इसके लिए आपको पहले से ही क्या तैयारी करनी है, ताकि बाद में आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाए। तो ये प्रोसेस हमने भी अपने इंस्टीट्यूट में शुरू कर दिया है। तो प्री काउंसलिंग और पेशेंट को पहले से ही प्रिपेयर करना, मुझे लगता है कि पहला स्टेप होना चाहिए इस जर्नी में। और दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि जब हम कैंसर के इलाज की बात करते हैं, तो जैसा आपको भी मालूम है कि 3 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। अ, मोटे तौर पे सर्जरी और रेडिएशन एक प्राइम चॉइस रहती है हमारे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स के लिए। दोनों की दिक्कतों के बारे में मैं अलग अलग से थोड़ा बताना चाहूँगा। पहले मैं सर्जरी की बात करता हूँ। सर्जरी में जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए किसी को जबान का कैंसर है, टंग का कैंसर है, तो जितना भी हिस्सा टंग का, जबान का या जीभ का कैंसर से ग्रसित है, सर्जन उतने हिस्से को निकाल देगा। मान लीजिए 50% जीभ का हिस्सा निकाल दिया गया। तो जीभ हमारे लिए बोलने का काम करती है, जीभ हमारे लिए खाने का, जो हम खाना पीना खाते हैं उसका स्वाद जीभ से ही आता है। मुंह से खाना गले तक भेजना ये भी जीभ का ही काम है। तो आप सोचिए कि अगर आधी जीभ किसी की कट जाए या ना रहे, तो वो कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा। ये एक मेजर दिक्कत है जो हेड एंड नेक की सर्जरी में पेशेंट्स सफर करते हैं। तो ये तो जीभ की मैंने बात करी। जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, ये सारा हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो बोलने और खाने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसका हिस्सा जब निकल जाता है शरीर से, सर्जन उसको रिसेक्ट कर देता है, तो मेन जो फंक्शनल दिक्कत आती है वो मोटा मोटा बोलना और खाना। और जैसा कि हम जानते हैं कि खाना जीवन का एक प्राइम प्लेजर है ना। हम सब लोग खाने के लिए, मतलब इट्स अ प्राइम प्लेजर ऑफ आवर लाइफ। सब कुछ खाने के पीछे ही हो रहा है। तो कोई एकदम से ना खा पाए
तो आप सोच सकते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके मतलब क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर रिहेबिलिटेशन। सिमिलरली जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा रेडिएशन का बैकग्राउंड कि जब सबसे शुरुआत में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ था तो सर्जरी से हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन सर्जरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपका शरीर का एक हिस्से को निकाल दिया जाता है। उसी चीज को बचाने के लिए रेडिएशन थेरेपी अस्तित्व में आई कि रेडिएशन से हम शरीर के अंग को बचा सकते हैं और रेडिएशन से ही बीमारी को जला दें। तो वहां से रेडिएशन थेरेपी की शुरुआत हुई। मोटिव ये था कि ऑर्गन प्रिजर्व कर सकें, ऑर्गन को कटने से बचाया जा सके। लेकिन रेडिएशन के अपने साइड इफेक्ट हैं। रेडिएशन से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो खत्म हो जाता है। हमारा जो स्किन है, हमारी जो मसल्स हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। बेशक से हमने उनको बचा लिया लेकिन दे आर नॉट इन फंक्शन, वो काम करने लायक नहीं रहती। तो उसमें जो ज्यादा मेन इश्यूज के मैं बारे में बात करूंगा ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, जो मेजर दिक्कत रेडिएशन वाले पेशेंट्स को आती है वो ये है कि उनका मुंह कम खुलता है, वो चबा नहीं पाते, उनके उनका टेस्ट करने की जो क्षमता है वो चली जाती है, उनकी टंग की मूवमेंट और टंग की मोटिलिटी खत्म हो जाती है। तो बेशक से उनकी जीभ बचा बचा लेते हैं हम लोग सर्जरी ना करके, लेकिन जीभ काम नहीं करती, वो खाना नहीं खा पाते। वो सिर्फ पीने की कोशिश करते हैं क्योंकि पीना आसान होता है, लेकिन पीने में भी ज्यादातर पेशेंट्स को खांसी आती है, वो लंग्स में चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी मेजर इश्यूज हैं जो हमारे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट रोज इनसे जूझ रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ देम उनको नहीं मालूम, जो हमारे सर्जन भी नहीं बता पाते बिकॉज वो सर्जन्स का एरिया नहीं है, कि इनसे कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट को हमको ज़्यादा हमें बात करना चाहिए और ऐसे एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें जो वो घर पे ही कर सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, जिनसे ये दिक्कतों से बच सकें। जी डॉक्टर हितेश, ये आपने बहुत ही बढ़िया हमें ओवरव्यू दिया हेड एंड नेक कैंसर जी पेशेंट्स के बारे में और उनकी तकलीफों के बारे में। हम जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि मुंह पूरी तरह खुलता नहीं है, तो जी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ। देखिए इसके मैं सबसे पहले मेरा एक रिसर्च पब्लिश्ड है। आप में भी अपने वीडियो में मेरा, आई विल शेयर यू द लिंक, उसको आप ज़रूर शो करिएगा अपने वीडियो में। उसमें हमने यही एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात है 2015 या 16 की, जब मैं कैंसर के पेशेंट्स काफ़ी देखता था, तब से मैं देख रहा हूँ। तब मैंने देखा कि रेडिएशन जब खत्म हो जाती है तब पेशेंट्स हमारे पास रिहैबिलिटेशन के लिए आते हैं, जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स पूरी तरह से आ जाते हैं, मुंह जाम हो गया, मुंह खुल नहीं रहा। देन उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि व्हेन वी नो कि रेडिएशन से ये दिक्कतें आती हैं, तो क्यों ना जो काम रेडिएशन के बाद हम करते हैं वो पहले से ही शुरू कर दें। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो भी पेशेंट रेडिएशन में जा रहे हैं उनको पहले दिन से हमने कुछ बेसिक एक्सरसाइज उनको स्टार्ट करा दी। तो 25 पेशेंट हमने ऐसे लिए जिनको डे वन से हमने एक्सरसाइज शुरू करा दी, डिस्पाइट कि उनको कोई प्रॉब्लम उस टाइम तक नहीं डेवलप हुआ था। और बाकी 25 पेशेंट्स को हमने बाद में कराई जैसे कि अब तक होता आया था। एंड यू वोंट बिलीव जो रिजल्ट हमारे पास आए, जिनको हमने पहले से ही एक्सरसाइज करानी शुरू कर दी थी वो रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बच गए, या उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम थे, जो इजीली मैनेजेबल थे। और इस तरह की स्टडीज फिर बाद में इंडिया से बाहर भी काफी जगह पे पब्लिश हुई। तो ये अब एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है
जिसको हम प्रोटोकॉल हमें सबको बनाना चाहिए कि रेडिएशन के साथ ही रिहेबिलिटेशन की इफेक्टिविटी है, बजाय के रेडिएशन के बाद पेशेंट भी उतना स्ट्रांग नहीं रहता। आपको डिवोशन भी ज्यादा देना पड़ता है जो सब लोग नहीं दे पाते। देर आर मैनी फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इससे बेटर है कि जब पेशेंट आपके लूप में है, डेली आपके पास आ रहा है फॉर रेडिएशन, तो रिहेबिलिटेशन को भी उसी टाइम उसका एक पार्ट बना दें, ताकि उसकी जर्नी स्मूथ रहे और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को हम बचा पाए। तो ये मुझे लगता है कि एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैंसर की जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें इसकी बात होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब इस चीज़ को मैंने इनिशिएट किया है। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ, या जो मेरा हमारा प्रोटोकॉल है हमारी कैंसर टीम का, वो यही है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द प्री काउंसलिंग, और जो पेशेंट रेडिएशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको हम रेडिएशन के साथ कुछ बेसिक एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक चीज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश। ये बहुत ही बढ़िया और नई बात थी कि हम हम्म। रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले ही एक्सरसाइज करें। हम नेक्स्ट राइट। वीडियो में डॉक्टर हितेश से बात करेंगे, जहां वो हमें बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट्स रेडिएशन के पहले स्टार्ट कर सकते हैं।